सही फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 19,838 सीट के लिए गुरु रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया फुल लेंथ टेस्ट के टेस्ट नंबर 9 को। हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के टेस्ट नंबर 8 तक को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से हम टेस्ट नंबर 9 को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए चलते इसके प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक को काफ़ी अच्छे से हम क्लियर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालोस बंदरगाह से प्रस्थान किया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे जी ने की। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किया, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड एटनबरो ने किया। ठीक है, और इस मूवी में जो कपड़ा डिजाइनर था हुए थे भानु अथैया। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो दो दल होते थे, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नरम दल के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक यह गरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता नहीं थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गया, लाला लाजपत राय हो गए, ये सब गरम दल के नेता थे। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र निर्माण होना चाहिए था। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण दिया। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। ठीक है, मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहर जो है वो आहर या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह संबंधित है ताम्रपाषाण काल से। ठीक है, राखी गढ़ी यह कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सूतकांगे डोर यह गुजरात में पड़ता है, यह भी सिंधु घाटी से संबंधित है। और कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, यह भी सिंधु घाटी से संबंधित है। लेकिन आहर जो है वह नहीं है, आहर ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवारा मसीहा की रचना की। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास यानी चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था, यह बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, बाकी ए सी और डी ये तीनों की तीनों गलत है। कैसे? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ये गलत है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा है, चलिए हम देख लेते हैं, छोड़िए, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय बी उत्पन्न करता है, यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु
पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, b/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b/2 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3:1 में प्राप्त हुए। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुवेरीन होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी गैस है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैसीय अमोनिया है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दृश्य तरंगों की ऊर्जा प्राश 1.5 ईवी से 3 ईवी होता है। क्या होता है? 1.5 ईवी से 3 ईवी होता है। यहाँ पे दिया गया 1.6 ईवी से 3.25 ईवी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड की से होती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से दूध दही में जम जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि सही क्रम का चयन कीजिए। तो आइए हम सही क्रम को देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगी कोशिकाएं बनेगी, उसके बाद उत्तक बनेगा, उसके बाद अंग बनेगा, फिर अंग तंत्र बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है? तो सेल बनता है, उसके बाद क्या बनता है? टिश्यू बनता है, उसके बाद क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, फिर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की बूंदे से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परिवर्तन। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी से संबंधित रोग होता है। ठीक है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित होती है एक परमाणु के नाभिक में? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित होती है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा ASLV का पूरा नाम क्या होता है? तो ASLV का पूरा नाम होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर हम देखते हैं 24 को। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 रखता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक बिंदु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 हो जाएगी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, प्रश्न नंबर 26 का आप हमें कमेंट में उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 26 का आप हमें कमेंट में उत्तर देंगे, हम आपसे इतना उम्मीद तो रखते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ठीक है, यानी ऑक्सीजन युक्त रहेगा यानी शुद्ध ब्लड रहेगा, ऑक्सीजन युक्त रहेगा तो शुद्ध ब्लड रहेगा। ठीक है, तो शुद्ध ब्लड हमेशा कहाँ होता है? तो बायां आलिंद में होता है। कहाँ होता है? तो बायां आलिंद में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरक्त किरणें। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक
होती है, किसकी धात्विक चमक होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की धात्विक चमक होती है। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? तो यह जिप्सम होता है। क्या होता है? तो यह जिप्सम होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही सही क्रम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस, पानी और लौह धातु हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32 को। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। किसका? प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ संयोजन करती है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। किसके साथ संयोजन करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, इसीलिए काफ़ी प्रदूषित होता है सांस लेने में। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 34 को। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि जब कोई प्रकाश से किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 50% होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। ठीक है, यह रक्त कणिका कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, यानी वाइट ब्लड सेल, इसे क्या कहते हैं? हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंगे होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू की थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी ने लागू की थी। ठीक है, और रोलिंग प्लान कब से कब तक चला था? तो 1978 से लेकर के 1980 तक चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? 1980 से 78 से लेकर के 1980 तक रोलिंग प्लान चला था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ये राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण हुआ था? एक सेकेंड फिर से इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ। तृतीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। प्रथम क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि क्षेत्र होता है। और द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है उद्योग क्षेत्र। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 41 को। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? यानी एमएसपी को
कौन निर्धारित करता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग निर्धारित करता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 42 को। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? ठीक है, तो रुपए का अवमूल्यन किया गया 2 बार एक ही वर्ष में सन 1991 ईस्वी में। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाटो बनाई गई थी। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, नाटो के अध्यक्ष कौन है? आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति आधारित किस पे है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुटनिरपेक्ष की नीति पर। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है भारत की विदेश नीति। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या एवं भारी विविधता के लिए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वन में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का आयोजन मेजबान किया? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान किया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख ने किया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया। किस रिटायर्ड जज के द्वारा तैयार किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजना प्रसाद देसाई के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, और यूसीसी क्या होता है? तो यह एक सामान नागरिक संहिता बिल होता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता बिल होता है। इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 44 में किया गया। सबसे पहले इसे गोवा में लागू किया गया था, फिर इसे उत्तराखंड में लागू किया गया, फिर इसे गुजरात में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो अभी तक यूसीसी 3 राज्यों में लागू है। कौन कौन से राज्य में? तो पहला गोवा, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा किसमें? तो गुजरात में लागू है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48 को। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। सतकोसिया नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 49 को। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतीय रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माई लाइफ माई कंट्री, यह किससे संबंधित है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी से संबंधित है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किन्हें दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किन्हें दिया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मनु भाकर को भी दिया गया, डी गुकेश को भी दिया गया, और हम देख लेते हैं और नाम को। ठीक है, किसे किसे दिया गया? तो मनु भाकर और डी गुकेश हो गए, और यहाँ पे हो जाएगा एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा हरमनप्रीत कौर जी को दिया गया और प्रवीण कुमार को दिया गया। इन चारों को दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 51 को। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को में अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, इन दोनों को शामिल किया गया। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 52 को। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत में
किस शहर में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भारत के किस शहर में आयोजित किया गया 18वां प्रवासी दिवस? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ठीक है, यह 18वें प्रवासी दिवस के अवसर पे कौन चीफ गेस्ट आए थे? तो यह त्रिनाद एवं टोबैको के राष्ट्रपति आए थे। कौन आए थे? तो क्रिस्टियानो आए थे। कौन आए थे? क्रिस्टलीना आए थे। कौन आए थे? क्रिस्टलीना आए थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 कह रहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 54 को। हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई भाषाएं जोड़ी गई, वह कौन कौन सी भाषा है उसका समूह चुने। तो आइए हम इसके समूह को चुनते हैं। ठीक है, कौन कौन सी नई भाषा जुड़ी है? ठीक है, तो अभी वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषा की हम संख्या देखिए तो अभी वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या हो गई है 11। ठीक है, पहले कितना थी? तो पहले 6 शास्त्रीय भाषा थी और वर्तमान में 5 शास्त्रीय भाषा जुड़ी है। कौन कौन सी 5 शास्त्रीय भाषा जुड़ी है? तो मराठी जुड़ी है, पाली जुड़ी है, प्राकृतिक जुड़ी है और असमिया जुड़ी है और बंगाली जुड़ी है। ठीक है, ये 5 भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं में ऐड हुई है। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? तो 11 कुल भाषाएं हो गई। ठीक है, तो कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ये सब फैक्टर को आप याद रखेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 को। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वनों का विस्तार है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25.17% भाग पर वन एवं वृक्षावरण अभी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि 2025 में म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि 2025 में मैं एक सेकेंड सॉरी। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि 2025 में म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57 को। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोकमक किर्गिस्तान में किया गया। ठीक है, खंजर बारवा का कहाँ किया गया? तो यह किया गया टोकमक किर्गिस्तान में। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप में घास के मैदान पर खेली जाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विम्बलडन जो खेल है वो घास के मैदान पर खेली जाती है। और सबसे प्राचीन टेनिस गेम कौन सा है? तो विम्बलडन ही है। ठीक है, अभी आपको हम ये बता दें कि जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, किसका खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब 2025 में जीता है। आप हमें बताएंगे कि यूएस ओपन का खिताब कौन कौन जीता है, महिला एवं पुरुष दोनों बताएंगे कमेंट में। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उनके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। यह बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दी गई है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61 के उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा
जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मिलान करने वाला है, हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन कौन से सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति महोदय का वेतन होता है 5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, और इनका वेतन टैक्स फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सही बोला है, तो सही जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 62 को। प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ठीक है, और यह सपना किसका था, तो यह यह सपना किसका था, तो महात्मा गांधी जी का स्वप्न था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63 को। प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है, उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो राज्यों की विधायिका में कौन कौन से सम्मिलित है, तो देखिए, एक राज्यपाल हो जाएंगे, विधानसभा हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों विधायिका में सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64 को। प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, एक सेकेंड, हम यहाँ पे सबको पढ़ लेते हैं। ठीक है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, एकदम सही बात है, राज्यसभा शक्तिहीन है। इसमें धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है। ठीक है, बी नंबर कह रहा है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही गलत है। ठीक है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती बल्कि लोकसभा में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, सबको हम पढ़ लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करने का अधिकार होता है। ठीक है, मात्र 14 दिन समय दिया जाता है राज्यसभा को। ठीक है, और डी कह रहा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतपीय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश की जाती है, न कि राज्यसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को। प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया कब, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35वें संविधान संशोधन सन 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, और यह किस अधिनियम के तहत दी गई थी, तो यह 34वें संविधान संशोधन के तहत 35वां में लागू कर दिया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने कहा। किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 67 को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69 को। प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत है नहीं है,
निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, यानी नवीन पर्वत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अरावली। अरावली या युवा वलित पर्वत नहीं है बल्कि बूढ़ी पर्वत है। बूढ़ी पर्वत है यानी पुरानी पर्वत है, प्राचीन पर्वत है अरावली। ठीक है, अपलेशियन भी हो गया, ये भी प्राचीन पर्वत है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और सी दोनों। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह युवा वलित पर्वत नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, आइए हम सबको पहले देख लेते हैं। भील जनजाति गुजरात की है, एकदम सही है। भील गुजरात महाराष्ट्र में है। और गद्दी है हिमाचल प्रदेश में, एकदम सही है। कोटा है तमिलनाडु में, सही है। और टोडा जो है वो केरल में नहीं है। ठीक है, टोडा भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में ही है, या केरल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त वीडियो को आप लाइक भी कर दिया कीजिए, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए हम देख लेते हैं। गंगा नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये छह नदियाँ जो है, 6 नदियाँ ये सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, और अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है, तो लूनी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी है अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी के सभी नदियाँ ये अरब सागर में, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो कहाँ पे है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरीके बैराज पे है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73 को। प्रश्न नंबर 73 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है, एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि पुरानी वलित मिट्टी का भंडारण बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दरभंगा और पूर्णिया में पाया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74 को। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्राकृतिक सबसे उचित वर्णन करता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च उपज किस्म की कार्यक्रम। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 75 को। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में स्थित है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि स्वनिर्म त्रिभुज चतुर्भुज क्या होता है। स्वनिर्म चतुर्भुज क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा के मैदान क्षेत्र के हिस्से में आता है मगध एवं अंग का मैदान। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78 को। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चिली। चिली यह सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी लंबाई वाली सबसे लंबी देश है। ठीक है, और वहीं भारत का पूछ देंगे हम, तो भारत का ही एक राज्य है केरल राज्य। केरल राज्य भी सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी लंबाई के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कौन सा, केरल राज्य, केरल राज्य। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79 को। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि सारगैसो सागर का एक हिस्सा है। तो सारगैसो सागर किसका एक हिस्सा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है, महासागर की संख्या टोटल कितनी है, तो महासागर की संख्या टोटल को कितनी है आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 को। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि सुमिलित कीजिए। तो आइए हम सुमिलित करते हैं। सबसे अधिक गर्म क्या होती है, तो अधिक गर्म क्या होती है, आइए हम देख लेते हैं।
अधिक गर्म हो जाएगा सहारा मरुस्थल। अधिक गर्म कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहला का क्या होगा? अधिक गर्म कौन सा होता है? तो सहारा मरुस्थल अधिक होता है, गर्म होता है। तो पहले नंबर का क्या है? 4 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले नंबर का कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और अधिक ठंडा कौन सी होती है? तो अधिक ठंडा होती है अंटार्कटिका मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हमारा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? तो अधिक वर्षा होता है चेरापूंजी में। क्या कहाँ होती है? चेरापूंजी मेघालय में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 4 3 2 1, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लड़का, नगर और कार, ये तीनों के तीनों जातिवाचक के समूह के हिस्से हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो क्या उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है? तो उपसर्ग होता है, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सही नहीं है। शब्द के अंत में जुड़े होते हैं। उपसर्ग शब्द के अंत में नहीं जुड़े होते, बल्कि शब्द के पहले प्रारंभिक में जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होता है उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। क्या होता है? एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुड़े होते हैं और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सही नहीं है, असत्य है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 83 को। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा दिन, जो है दिन, वह स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। प्रश्न नंबर एक सेकंड, ये बदमाशी कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा है। हम इसे देख लेते हैं। 1 मिनट भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम यहाँ पे 80 तक तो देख चुके हैं। 1 सेकंड, कहाँ तक हम देखे हैं ये, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है हमको बोलने में भी। चलिए, यहाँ तक हमने 83 तक देख चुके हैं, ठीक है। आइए हम 84 को कवर करते हैं। 84 कह रहा है कि चयन चयन जो है, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन कीजिए। तो चयन जो है वो अयादी स्वर संधि होती है। क्या होती है? तो अयादी स्वर संधि होती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी का वाले शब्दों का चुनाव करें। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करें। तो यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमावस्या, ठीक है। अमावस्या यह गलत लिखा हुआ है। अमावस्या सही कैसा हो जाएगा? तो अमावस्या हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सब हो जाएगा, अमावस्या, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सभी सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। प्रश्न नंबर 86 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमारा सुटेबल प्रीपोजिशन हो जाएगा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस डैश हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, टू हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रीपोजिशन का यूज होगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। 87 को, प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेंचुरी, ठीक है। दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88 को। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है, उत्तर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद्र जी को, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि कवि विद्यापति की रचना कृति कला की भाषा है। तो क्या भाषा है इसकी? कवि विद्यापति की रचना कृति कला की भाषा है। तो कैसी भाषा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवहट भाषा है। कौन सी भाषा है? अवहट भाषा है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न को जो जीके जीएस का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा
लिखा गया यानी रचित किया गया? तो जिंदगी नामा या कृष्णा सुप्ती के द्वारा लिखा गया। ठीक है, जिंदगी नामा कृष्णा सुप्ती के द्वारा लिखा गया। दोस्तों हमने यहाँ पे आपको 1 से लेकर के 90 तक प्रश्न कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, और बाकी जो है 10 तक आपको मैथ्स दिए गए हैं, 91 से लेकर के 100 तक। तो हम सभी के सभी प्रश्न को आपको दिखा देते हैं, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसके उत्तर को। ठीक है, बाकी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने इसमें कितने प्रश्नों का करेक्ट उत्तर दिया है। ठीक है, आइए हम आपको सभी के सभी प्रश्न को दिखा देते हैं। जो मैथ्स के प्रश्न हैं आप रोक करके वीडियो को आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ यदि आपने चैनल को लाइक ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों हमने आपको सभी के सभी 100 प्रश्न से परिचित करा दिया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम। जय हिंद, जय भारत।